तो हेलो, जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो देखे थे मॉडर्न हिस्ट्री का, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, जो एक सेकंड रुकिए, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए जो मेंस के अकॉर्डिंग जो था हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग समझे थे मुगलों के पतन के क्या कारण थे और उनके जो परिणाम क्या क्या निकले उसको समझे थे। आज का जो उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हम लोग का आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी और भारतीय राजनीति पर इसका प्रभाव। ठीक है, इसका छोटा सा परिचय देखेंगे, फिर हम लोग कर्नाटक युद्ध की चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको आंसर राइटिंग करने में हेल्प रहेगा। तो पहले समझते हैं कि क्या होता है इसका परिचय में। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में क्या होता है कि भारत में दो यूरोपीय शक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली थी, जिसमें पहला था अंग्रेज, ठीक है, और दूसरा क्या कौन थे? फ्रांसीसी। अब क्या होता है कि दोनों भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं रहा। वे क्या करते हैं कि भारत के राज्यों की क्या करते हैं, राजनीतिक में हस्तक्षेप करके अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। अब क्या होता जो होते हैं वो स्वतंत्र हो रहे होते हैं। जैसे कि आपको समझाए थे कि बंगाल, अवध, ये सब क्या होते हैं कि स्वतंत्र राज्य की मांग करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जब स्वतंत्र राज्य की मांग करते हैं, फिर क्या होता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता का लाभ अंग्रेज जो होते हैं वो उठाते हैं। अंग्रेज और फ्रांसिस जो है क्या करते हैं, राजनीतिक अस्थिरता का जो लाभ है उठाते हैं। इसी प्रतिस्पर्धा और आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी कहा जाता है। ये जो प्रतिस्पर्धा होता है इसी को ही आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता कहा जाता है। इस प्रतिद्वंदिता का सबसे बड़ा जो कारण है वो बड़ा रूप जो होता है वो क्या होता है, तीन कर्नाटक युद्ध मतलब दिखाई देते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, पर उनके क्या क्या कारण है, पहले इसको समझने से पहले समझिए कि कर्नाटक युद्ध जो होता है मतलब क्यों हुए थे। तो युद्ध का जो असली कारण है केवल भारत नहीं था। इसके जो कारण है वो यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस लगातार युद्ध मतलब लड़ रहे थे। ये कहाँ घटना हो रहा है, तो ये यूरोप में क्या होता है कि इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो लगातार युद्ध लड़ रहे थे। जब मतलब यूरोप में युद्ध होता था तब उसका जो प्रभाव है वो क्या करता है, मतलब भारत पे भी मतलब पड़ता था, क्योंकि जो अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या करते यहाँ व्यापारिक कंपनी बनकर आए थे, तो उसका प्रभाव जो है यहाँ पर भी देखने को मिला, क्योंकि वहाँ जो उनकी व्यापारिक कंपनियां मतलब मौजूद थी, जो आपको मैंने समझाया। और दूसरा कारण था कि दोनों भारत में क्या करते थे, राजनीतिक शक्ति जो थे वो बनना चाहते थे। ठीक है, अब इसमें जो है पहला कर्नाटक युद्ध जो है, ठीक है, उसके कारण क्या थे? तो पहला कर्नाटक युद्ध की जो कारण है वो है यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, मतलब जो शुरू होता हुआ। पहला कारण आप बताइएगा, कारण होने के कारण मतलब पहला कर्नाटक युद्ध, उसमें बताएगा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस से एक दूसरे के विरुद्ध बन गए थे। इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा था। अब जो घटनाक्रम है इसमें पहला जो है वो है मद्रास और फ्रांसीसी कब्जा। आप इसमें इसमें ये समझाइएगा पॉइंट में कि मद्रास और फ्रांसीसी कब्जा, उसमें फ्रांसीसी गवर्नर जॉर्जेस फ्रांसवा डुप्ले, मतलब समझिए इतना नाम, पूरा नाम नहीं, सिर्फ डुप्ले याद रखिएगा। डुप्ले था। उसने क्या करता है, उसने अपने सहयोगी ला बोल्दोने, ठीक है, का सहायता से क्या करता है, अंग्रेजों के महत्वपूर्ण केंद्र मद्रास पर क्या करता है, हमला कर देता है। फिर क्या होता है, 1746 में जो फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, यह अंग्रेज के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब जो इसमें फिर एंट्री होता है नवाब का। ठीक है, नवाब जो हस्तक्षेप करते हैं, उस समय कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन खान, उन्होंने कहा कि यूरोपीय लोग मेरी अनुमति के बिना युद्ध नहीं कर सकते। उन्होंने फ्रांसीसियों को मद्रास छोड़ने का आदेश दिया। अब इनका जो सेंट थोमे का युद्ध था वो भी एक महत्वपूर्ण है, और उसमें बताया गया है कि फ्रांसीसियों ने आदेश मानने से क्या करता है, इनकार कर दिया। नवाब का लगभग 10,000 सैनिकों को जो सैनिक थे उनकी सेना और फ्रांसीसी की छोटी लेकिन प्रशिक्षित सेना के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसका परिणाम क्या निकलता है, फ्रांसीसी जो होते हैं वो जीत जाते हैं। हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, हम लोग जो कर्नाटक युद्ध जो है, पहला कर्नाटक युद्ध, उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग का बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग फाउंडेशन या कभी पढ़े होंगे कभी भी, तो मैं जो कह रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए इसका जो महत्व है, जो पहला कर्नाटक युद्ध का क्या निकलता है, तो इसका महत्व ये निकलता है कि यह पहली बार जो था, जब भारतीयों ने देखा कि अनुशासित आधुनिक हथियार से लैस छोटी जो यूरोपीय सैनिक जो थी, वो बड़ी बड़ी जो है भारतीय सैनिकों को क्या करती है, हरा सकती है। यहीं से क्या होता है कि भारतीय राजनीति में यूरोपीय सैन्य शक्ति का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। अब देखिए युद्ध के अंत जो है उसमें लिखा गया है कि युद्ध के जो अंत जो है वो कैसे होता है, तो 1748 में यूरोप में एक्सला सापिल की संधि के माध्यम से क्या होता है कि समझौता किया जाता है और फ्रांस ने मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। मतलब जब संधि के बाद क्या होता है, ये संधि मतलब हस्ताक्षर किया जाता है और युद्ध को समाप्त किया जाता है और बताया जाता है कि फ्रांस ने मद्रास अंग्रेज को वापस कर दिया। जो फ्रांसीसी जो ऊपर हम लोग समझे थे कि फ्रांसीसी जो हड़पे थे मद्रास का जो क्षेत्र, उसको क्या करते हैं, अंग्रेज को क्या करते हैं, वापस दे देते हैं। अब वो पहला युद्ध का निष्कर्ष आपसे पूछा, मतलब निष्कर्ष समझिए, तो निष्कर्ष है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसी की प्रतिद्वंदता बढ़ गई और फ्रांसीसी की प्रतिष्ठा बढ़ी और भारतीय शासकों को क्या होता है, यूरोपीय शक्ति का अनुभव हुआ। भारतीय जो शासक थे वो क्या होते हैं कि यूरोपीय सैन्य शक्ति का अनुभव उनको होता है। अब देखिए दूसरा कर्नाटक युद्ध है, इसके ये जो है 1749 से लेकर के 1754 के बीच की घटना है। अब यहाँ पर बताया गया है कि यह सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। जब मतलब अब युद्ध केवल यूरोप की वजह से नहीं था, अब दोनों भारतीय राजनीतिक में सीधे हस्तक्षेप करने लगे। पहले जो पहला युद्ध था वो यूरोप के प्रभावित थे, लेकिन ये जो है ये सीधा क्या होता है, भारतीय राजनीति में सीधे हस्तक्षेप करने लगे। कारण जो है दो राज्यों में उत्तराधिकार का विवाद था, जिसमें लिखा गया है हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद में क्या है, तो निजाम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का विवाद शुरू हुआ और कर्नाटक में नवाब बनने को लेकर विवाद था, तो विवाद था। कारण जो है दूसरा होने का पीछे कारण है हैदराबाद और कर्नाटक। फिर लिखा गया कि अंग्रेज और फ्रांसीसी किसके साथ थे। ठीक है, सवाल उठता है कि जो अंग्रेज थे वो किसके साथ थे और फ्रांसीसी वो किसके साथ थे। डुप्ले ने समर्थन किया किसका, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का। अंग्रेज किसका समर्थन कर रहे थे, तो अंग्रेज समर्थन कर रहे थे नासिर जंग और मोहम्मद अली। देखिए आप लोग को समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, मैं आपको समझा दूं। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है उसके होने के पीछे कारण है हैदराबाद और कर्नाटक। यहाँ पर क्या होता है कि दो राज्यों के बीच का जो उत्तराधिकार जो विवाद है उस पे खड़ा होता है युद्ध। उस पे लिखा गया है कि हैदराबाद में क्या होता है कि निजाम की मृत्यु जो हो जाता है, तो उसके बाद जो उत्तराधिकार कौन होगा उस पर विवाद चालू होता है। उसके बाद जो कर्नाटक है वहां पर जो नवाब बनने के लिए लेकर के जो है विवाद होता है। अब यहाँ पर जो दो कंपनियां थी जो यहाँ पर आई थी वो अंग्रेज है और फ्रांसीसी थे। जब पहला युद्ध लड़ लेते हैं, दूसरा युद्ध बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये डिपेंड करता है कि ये किसके सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है जो फ्रांस की तरफ से डुप्ले थे वो मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का सहयोग करते हैं और अंग्रेज जो है वो क्या करते हैं, वो जो यहाँ पर है वो नासिर जंग और मोहम्मद अली का मतलब क्या करते हैं, समर्थन करते हैं अंग्रेज की तरफ से। घटनाक्रम क्या होता है कि दोनों यूरोपीय शक्ति जो है वो भारतीय शासकों की ओर से लड़ने लगे। इसी प्रकार भारत के आंतरिक विवाद विदेशी हस्तक्षेप का माध्यम बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होता है वो है रॉबर्ट क्लाइव का उद्देश्य। ये कौन है, अंग्रेज की तरफ से जो आते हैं उनका है रॉबर्ट क्लाइव। वो कैसे उनका उदय होता है, ठीक है, और उनका कैसे महत्वपूर्ण योगदान होता है अंग्रेजों के वर्चस्व को बढ़ाने में। तो लिखा गया है 1751 में अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने सीधा युद्ध करने के बजाय क्या करते हैं, रणनीति बनाता है और उसने क्या करता है कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद अर्काट की जो घेराबंदी है इसमें बताया गया है कि फ्रांसीसी और चंदा साहब ने अर्काट को घेर लिया था, लेकिन क्लाइव ने क्या किया, अत्यंत साहस से क्या किया, रक्षा की। अंततः क्या होता है कि अंग्रेज जो होते हैं वो विजय हो जाते हैं। इनका परिणाम क्या निकलता है, तो परिणाम में लिखा है कि अर्काट की विजय के बाद क्या होता है, अंग्रेज की प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई और फ्रांसीसी धीरे-धीरे क्या होते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। ठीक है? अब युद्ध का अंत में लिखा गया है 1754 में समझौता हुआ जिसमें डुप्ले को फ्रांस वापस मतलब जो डुप्ले थे वो क्या होते हैं कि उसको फ्रांस क्या किया था, वापस बुलाया था। देखिए जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज की तरफ से है वो एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन ये जो डुप्ले है ये प्राइवेट कंपनी नहीं थी। ये आधा सरकारी आधा प्राइवेट ऐसा समझिए। इसलिए क्या कहता है कि टुप्ले को जो फ्रांस से वापस बुलाया जाता है ये, और उसका जो भारत में राजनीतिक प्रभुत्व है स्थापित करने का सपना जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब दूसरा कर्नाटक युद्ध का जो महत्व है वो क्या निकलता है, तो महत्व बताइएगा कि अंग्रेज भारतीय राजनीति में मजबूत हो गए, फ्रांसीसी नेतृत्व कमजोर पड़ गया, रॉबर्ट क्लाइव राष्ट्रीय स्तर पर क्या होते हैं, प्रसिद्ध हो गया। अब देखिए तीसरा कर्नाटक युद्ध है,
इसका कारण, इसका घटनाक्रम, इसको समझिए। तो इसका कारण में आप बताइएगा, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच में लड़ा गया है, यह निर्णायक युद्ध था, ठीक है। और कारण जो है, यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध जो यूरोप में जो होता है उसमें है, एक बार फिर इंग्लैंड और फ्रांस आमने-सामने मतलब आ जाते हैं। घटनाक्रम क्या है, तो फ्रांस ने नए सेनापति काउंट दे लाली को भारत भेजता है, ठीक है। कौन भेजता है, तो फ्रांस ने। अब क्या होता है कि जो शुरू में क्या होता है कि कुछ सफलता मिलता है, लेकिन अंग्रेज की स्थिरता लगातार मजबूत मतलब हो जाता है। इसी चलते क्या होता है, शुरू में तो मिलता है लेकिन बाद में समस्या हो जाता है। फिर देखिए जो वांडीवास का युद्ध है 1760, यह पूरे संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। अंग्रेज सेना जो से नेतृत्व जो सार आयरकुट, यहाँ पर फ्रांसीसी की तरफ से लाली थे, और अंग्रेज की तरफ से कौन था, आयरकुट जो मतलब किया था। फ्रांसीसी सेना, इसमें फिर क्या होता है कि फ्रांसीसी सेना जो होते हैं वो हार जाते हैं। महत्व क्या निकलता है, तो आप बताइएगा कि यह वह युद्ध था जिसने क्या करता है कि भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति को क्या करता है, लगभग समाप्त कर दिया, ठीक है। अंतिम परिणाम क्या निकलता है, तो आप लोग बताइएगा कि अंतिम परिणाम में 1763 में पेरिस की संधि, फ्रांस को कुछ व्यापारिक केंद्र वापस मिल गए। उन्होंने किले बनाने और सेना रखने की अनुमति नहीं दी। अब वे केवल व्यापार कर सकते थे। ये किसके तरफ से, ये फ्रांस कर सकते थे। फ्रांस के बताया गया है कि जो अंतिम परिणाम क्या होता है, युद्ध समाप्त होता है पेरिस की संधि के माध्यम से, और फ्रांस को कुछ व्यापारिक केंद्र मतलब वापस मिल गए जो अंग्रेजों ने लिया था। ये अंग्रेज है, ठीक है, जो अंग्रेजों ने लिया था। और जो फ्रांस थे, उनको क्या करना था, उनको सेना रखने के लिए और अनुमति नहीं दिया गया, ठीक है। किला बनाने के लिए अनुमति नहीं दिया बनाया गया था। किला मतलब मान लीजिए कोई क्षेत्र है, इसको इस तरह से घेरा लगा देना, ठीक है, कि ये फ्रांस का क्षेत्र है, ठीक है। अब जो फ्रांस थे उसे व्यापार कर सकते थे। तीनों कर्नाटक युद्ध का सार यहाँ दिया गया, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। इसका जो समय सीमा है क्या है, परिणाम क्या निकलता है, तो फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ता है, मद्रास वापस करना पड़ता है, ये पहला में होता है। दूसरा में क्या होता है, अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है। तीसरा में अंग्रेज का निर्णायक विजय, फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति का समाप्त यहाँ से हो जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है कि अंग्रेज क्यों सफल हुए, ये प्रश्न यूपीएससी में से पूछा जा सकता है कि अंग्रेज क्यों सफल हुए। इसी प्रश्न को बहुत प्रकार से घुमा कर पूछा जाएगा, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो इसका पहला कारण था मजबूत सेना, ठीक है। मजबूत सेना क्यों थी, क्योंकि अंग्रेजों की क्या थी, नौसेना जो है फ्रांसीसी से अधिक शक्तिशाली थी। और समुद्री जो मार्ग था, ठीक है, समुद्री मार्ग पर नियंत्रण होने से उन्होंने सेना, हथियार और धन आसानी से मिलता रहा। आर्थिक शक्ति में आप लोग बताइएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक समृद्ध थी, उसके पास पर्याप्त पूंजी और व्यापारिक लाभ था। बंगाल की संपत्ति, 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद क्या होता है कि अंग्रेजों को बंगाल का विशाल संपत्ति और राजस्व प्राप्त हुआ। इस धन से उन्होंने क्या करते हैं, आगे के युद्ध को मतलब खर्च करने मतलब आगे का युद्ध जो है उसमें जो है बंगाल की संपत्ति का इस्तेमाल करके आगे भी जीतते जाते हैं। बेहतर नेतृत्व, जिसमें आप लोग बताया कि रॉबर्ट क्लाइव जो है, उसका नेतृत्व के चलते क्या होता है कि वो जो है अंग्रेज जो है सफल होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आयरकुट जैसे सक्षम जो सेना नायक है, ठीक है। फ्रांसीसी के पास डुप्ले जैसा योग्य नेता था, लेकिन क्या होता है उसको वापस बुला लिया जाता है, फ्रांस। अब देखिए फ्रांसीसी सरकार का कम सहयोग, जो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज क्या थे, जो अंग्रेजी कंपनी वो प्राइवेट थी, ये प्राइवेट कंपनी नहीं थी। लिखा है ना, फ्रांसीसी सरकार यूरोप के युद्ध में अधिक व्यस्त थी, भारत को पर्याप्त धन और सैन्य सहायता नहीं मिली। अंग्रेजों की व्यवहारिक नीति, ठीक है। व्यवहारिक नीति क्या, आप लोग व्यवहारिक नीति में ये बताइएगा कि अंग्रेज की जो परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलते थे। वे केवल युद्ध नहीं करते थे, बल्कि संधि, कूटनीति और भारतीय शासकों के से क्या करते, गठबंधन का उपयोग करते थे, ठीक है। इसका बात उसको कहना, उसके साथ मिल जाना, फिर इसको लड़ा देना, ये लोग क्या करते थे, इस प्रकार का अंग्रेज जो थे वो काम करते थे। कंपनी का जो बेहतर संगठन था वो है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन, वित्त और सैन्य संगठन अधिक प्रभावी था। अब देखिए यहाँ एक और टॉपिक है, वो है भारत राजनीतिक पर आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी का प्रभाव, जिसमें आप लोग बताइएगा कि भारत राजनीतिक में यूरोप में हस्तक्षेप बढ़ा, अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था स्थापित हुआ। इसमें आप लोग फिर बताइएगा कि फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई, और भारतीय राज्यों की जो कमजोरी उजागर हुई। आधुनिक युद्ध प्रणाली का प्रभाव, ब्रिटिश साम्राज्य का नींव मजबूत हुआ, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जो आपको
पूछा जाएगा कि जो युद्ध होता है उस पे जो है भारत राजनीति पर मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप लोग बताइएगा कि भारत राजनीति पे यही प्रभाव पड़ता है कि जो भारत राजनीति में यूरोप का हस्तक्षेप बढ़ता है, फिर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होता है, जिससे लिखिएगा तीनों कर्नाटक युद्ध, ठीक है, के बाद अंग्रेज भारत सबसे शक्तिशाली यूरोप पे शक्ति बन गया था, ठीक है। उसके बाद फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति समाप्त होता है, मतलब फ्रांस केवल व्यापार तक सीमित रह जाता है, जिसके चलते क्या होता है अंग्रेज और आगे बढ़ते हैं, इससे भारत पर राजनीतिक पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है। आधुनिक युद्ध प्रणाली का प्रभाव, भारतीय शासकों ने क्या किया, अनुशासित सेना, आधुनिक हथियार और प्रशिक्षण का महत्व समझा, जो भारतीय यहाँ पर भारतीय जो यहाँ पे सेना थे। और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत कैसे होती है, तो बताया कर्नाटक युद्ध की सफलता के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, मैसूर, मराठा और अन्य राज्यों की ओर से क्या किया, विस्तार शुरू किया। यहीं से भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक नींव मजबूत हुई। डिस्कस में आप लोग बताइएगा कि आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी केवल दो यूरोपीय शक्ति के बीच व्यापारिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारत में राजनीतिक प्रभुत्व की लड़ाई थी। तीनों कर्नाटक युद्ध ने अंग्रेजों को भारत की प्रमुख यूरोपीय शक्ति बना दिया, जबकि क्या कहा कि फ्रांसीसी राजनीतिक रूप से समाप्त हो गए। इस विजय ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की नींव रखी और भारत राजनीति का दिशा मतलब बदल देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये टॉपिक रहा जो हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़े थे वो था कि जो मुगल समाज के पतन के क्या कारण थे, ठीक है। पहला टॉपिक हम लोग यह पढ़े थे। दूसरा हम लोग पढ़े इसका क्या परिणाम निकला। तीसरा हम लोग आप लोग वहीं से आप लोग बता दीजिएगा जो मुगल समाज के पतन के कारण के बाद और जो विस्तार चर्चा किए थे वहाँ बताया कैसे क्षेत्र राज्य थे वो स्वतंत्र होते, जैसे बंगाल हुआ, अवध हुआ, कैसे स्वतंत्र की मांग करने लगते हैं, वहां से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़े थे वो हम लोग पढ़े हैं कि फ्रांसीसी जो यहाँ पर फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच जो संघर्ष होता है, ठीक है, उसमें जो तीनों कर्नाटक युद्ध होते हैं वो क्या-क्या मतलब घटनाक्रम जो है क्या-क्या मतलब महत्व होते हैं, सब हम लोग समझ लिए तीनों कर्नाटक युद्ध को पूरे पूरे विस्तार से। अगर यहाँ सवाल बनते हैं तो आप लोग कर पाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बचे हुए भाग हैं उसको हम ले जाएँगे। फिर हमारा आज का जो मेन जो कीवर्ड टॉपिक है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में कम से कम बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आपको मैं टॉपिक बाय टॉपिक इस छोटे-छोटे टॉपिक बाय इस तरह समझाऊँगा जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा मतलब लोड ना पड़े। इसलिए मैं आपको एक टॉपिक रखूँगा, इसको कम से कम 10 टॉपिक में बाँट दूँगा, फिर दू सेकंड टॉपिक को पकड़ूँगा, फिर इसको भी 10 टॉपिक में इस तरह से समझाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।